हेलो एंड वेलकम टू क्लास 3 स्टेज एनालिसिस। अब तक हमने देखा कि आइडिया जनरेशन कैसे करते हैं और फंडामेंटली अच्छे स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं। और रिलेटिव स्ट्रेंथ की सहायता से हमने ये भी देखा कि आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को कैसे फिल्टर आउट करते हैं। आज हम देखेंगे स्टेज एनालिसिस, जिससे कि हम जानेंगे कि मार्केट अपने किन स्टेज से गुजरता है और हमें कौन से स्टेज में काम करना चाहिए। और उस स्टेज के आइडेंटिफिकेशन के बाद सबसे लो रिस्क एंट्री एरिया कौन से होते हैं, वो सारी बातें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्टॉक रैली देता है, उसके पहले वो कहीं ना कहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा है या फिर अपने किसी रेंज में फंसा हुआ है। तो ये जो फेज होता है इसे हम एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं, जहां पे इन्वेस्टर जो है वो उस स्टॉक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं। जैसे ही उनका एक्यूमुलेशन खत्म हो जाता है, ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद जो रैली आती है उसे हम मार्कअप फेज या एडवांस फेज कहते हैं। जब इस इन्वेस्टर को फिर से स्टॉक को बेचना होगा तो वो क्या करेगा, यहाँ से धीरे धीरे बेचना शुरू कर देगा। जैसे ही ये जो सेलिंग है उसकी खत्म हो जाती है, तो ये वाला जो फेज है वो कंफर्म हो जाता है और इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने जो कुछ भी एक्यूमुलेट किया है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है, स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और डाउनवर्ड ट्रेंड में चला जाता है। इसे हम मार्कडाउन या फिर डिक्लाइनिंग फेज भी कहते हैं। इसे और आसानी से समझने के लिए हम इसे स्टेज एनालिसिस के हिसाब से नाम देंगे। एक्यूमुलेशन फेज को हम स्टेज 1 कहेंगे, एडवांसिंग फेज को हम स्टेज 2 कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टेज 3 कहेंगे और डिक्लाइनिंग फेज को हम स्टेज 4 कहेंगे। आज के बाद आपको जो कुछ भी ट्रेडिंग करना है या फिर इन्वेस्टिंग करना है, वो हमेशा स्टेज 2 पे ही करना है। स्टेज 1, स्टेज 3 और स्टेज 4 को आपको इग्नोर करना है। तो आइए देखते हैं चार्ट्स में इसे और आसानी से कैसे समझा जाए और इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ये आपके सामने यूफ्लेक्स का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने यहाँ से यहाँ तक एक रैली दी है। उसके पहले यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ था और उसके पहले यहाँ पे एक डिक्लाइनिंग फेज आया था। फिर से उसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, इस रैली के पहले इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। अब इसे डायरेक्टली देखने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हम एक सिंपल तरीका यूज कर रहे हैं स्टेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको क्या करना है, सिर्फ इंडिकेटर में जाके सिंपल मूविंग एवरेज लगा देना है 40 पीरियड का ऑन वीकली चार्ट। स्टेज एनालिसिस करने के लिए हम वीकली चार्ट का यूज करेंगे और 40 पीरियड के सिंपल मूविंग एवरेज को यूज करेंगे। अब आप देख सकते हो कि जब भी स्टॉक 40 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो स्टेज 4 में कहलाएगा, और जब भी स्टॉक या फिर मूविंग एवरेज साइडवेज चला जाता है तो हम उसे स्टेज 1 कहेंगे अगर वो बॉटम में है। और उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा, तो ये जो स्टेज है इसे हम स्टेज 2 कहेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद वो स्टॉक फिर से नीचे आ जाए, तो ये यहाँ पे स्टेज 3 जो है वो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे नहीं आता और ये स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो हम इसे फिर से स्टेज 1 कहेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है कि जब भी स्टॉक या मूविंग एवरेज जो है वो ऐसे फ्लैट जाता है, तो वो या तो एक्यूमुलेशन फेज में जाएगा या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाएगा। वो आपको ब्रेकआउट की दिशा ही बताएगी कि ये एक्यूमुलेशन फेज था या डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टॉक ने ये जो रेंज बनाया उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो हम मान के चल सकते हैं या हम इसे कह सकते हैं कि ये वाला जो स्टेज था वो स्टेज 1 था। और उसके बाद स्टॉक जो ऊपर की तरफ चला गया, ये जो स्टेज है ये स्टेज 2 है, और यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आया तो ये स्टेज 3 कहलाएगा। और उसके बाद ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है इसे हम स्टेज 4 कहेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिर्फ मूविंग एवरेज की तरफ देखना है। अगर यहाँ पे देखो तो जब भी ये मूविंग एवरेज फ्लैट होता है तो ये स्टेज 1 हो सकता है या फिर स्टेज 3 हो सकता है। जब राइजिंग मूविंग एवरेज आता है वो डेफिनेटली स्टेज 2 है, और जब फॉलिंग मूविंग एवरेज आता है, इस मूविंग एवरेज का स्लोप जो है वो नीचे की तरफ अगर दिखाई दे, तो हम इसे स्टेज 4 कहेंगे। हमें कभी भी स्टेज 1, स्टेज 3 और स्टेज 4 में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमें यहाँ स्टेज 2 पे एंट्री के अलग अलग क्राइटेरियाज देखने हैं, लो रिस्क एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। वो आगे चल के हम देखेंगे कि एंट्री के तरीके क्या है। लेकिन एक बार आप अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करना सीख गए, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक को सेलेक्ट करना सीख गए और स्टेज को आइडेंटिफाई करना सीख गए, तो एंट्री और एग्जिट बहुत ही आसान हो जाती है। अब
अब जब हमने एक बार ठान ली कि हमें सिर्फ स्टेज 2 में काम करना है, तो हमें अब इसमें हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क एरिया को आइडेंटिफाई करना है। तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम सिंपल RS वाला इंडिकेटर लगाएंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप जब एंट्री लोगे तो वहाँ पे रिस्क जो है वो सबसे मिनिमम हो और रिवॉर्ड जो हो वो सबसे मैक्सिमम हो। तो सबसे लो रिस्क एंट्री एरिया जो होता है वो होता है राइजिंग 40 पीरियड मूविंग एवरेज के बाउंस के ऊपर, यानी कि यहाँ पे। और जब RS जो है वो अपने जीरो लाइन के नज़दीक हो, यहाँ पे आप जब भी एंट्री करो तो देख लेना कि RS जो है वो एटलीस्ट 1.5 या 2 से नीचे हो और स्टॉक जो है वो इस राइजिंग मूविंग एवरेज पे बाउंस कर रहा हो, ना कि फ्लैट मूविंग एवरेज पे, बट राइजिंग मूविंग एवरेज पे जब भी ये बाउंस करेगा आपका जो भी लॉजिक है, इंडिकेटर है, स्ट्रैटेजी है, वो सब कुछ यहाँ पे चलेगा। और अगर लॉस भी होता है तो हमें स्टेज 3 में या स्टेज 4 में काम नहीं करना है और यहाँ से RS इमीडिएटली अगर नेगेटिव होता है तो हमें बड़ा नुकसान नहीं होगा। वही अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो RS जीरो लाइन से दूर है और RS जब तक नेगेटिव हो जाएगा तब तक स्टॉक यहाँ से यहाँ तक का फॉल दे देगा जहाँ पे आपका नुकसान होने की संभावना जो है वो सबसे ज़्यादा है। आप जो लॉस लोगे वो यहाँ पे एंट्री करने के बाद बड़ा लॉस लोगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपको उस स्टॉक में से निकलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब इन स्टेजेस में कुछ पैटर्न बनाए जाते हैं या बनते हैं। वो पैटर्न क्या है वो हम पहले देखेंगे। यहाँ पे मेनली सिर्फ दो पैटर्न बनते हैं, एक होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और दूसरा होता है W पैटर्न। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और W पैटर्न जो है वो आपको ऐसे दिखाई देगा। ज़रूरी नहीं है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है वो पिक्चर परफेक्ट हो, कभी कभी दो दो शोल्डर बन के भी वो पैटर्न बना सकता है। और W भी आपका पिक्चर परफेक्ट नहीं रहेगा, वो हो सकता है कि ऐसे बने या फिर ऐसे बने। अब ये पैटर्न बनते कहाँ पे हैं ये भी हम देखेंगे। जब भी मूविंग एवरेज फ्लैट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक जो है वो यहाँ से ऊपर से गिर के ऐसा कुछ आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के दे सकता है। दूसरा W जो है वो भी इसी एरिया में बन सकता है, वो ऐसे कुछ बनेगा और आपका मूविंग एवरेज जो है वो ऐसे रहेगा। सो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सकेगा और W पैटर्न बनेगा और कंटिन्यूएशन में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम W दिख सकता है, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक गया और यहाँ पे बाउंस होके जा रहा है। सो दीज आर द एंट्री एरियाज जिसे आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे भी एक W पैटर्न बन सकता है। एंट्री के कौन से क्राइटेरियाज हैं, एंट्री के टेक्निक्स क्या है, वो हम आने वाले क्लासेस में देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक W बनाया था इसने और इसके ऊपर आपका एंट्री हो सकता है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो एक काइंड ऑफ W यहाँ पे बनाया। सो ये डिक्लाइनिंग फेज है, स्टेज 4 में गया, स्टेज 1 में आया एंड अगेन ये स्टेज 2 में आ गया, देन स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 1, स्टेज 2, अगेन स्टेज 1, ये कंटिन्यूशन कह सकते हैं हम इसे। अगेन स्टेज 1 एंड अगेन स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो इस तरह से आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से फेज में है, सिर्फ एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा के। और आपको ये डिसाइड करना है या फिर अपने माइंड में ये फिक्स करना है कि आप हमेशा स्टेज 2 में ही ट्रेड लेंगे और बाकी वाले स्टेजेस में आप कभी भी उस स्टॉक को लेके नहीं बैठेंगे। यहाँ पे हम कुछ पैटर्न्स देखेंगे ऐसे स्टॉक्स में जिसमें मैंने ट्रेड लिया था। तो आप देख सकते हैं ये स्टेज 1 में इसने हेड एंड शोल्डर बनाया था एंड अगेन बोरोसिल रिन्यूएबल में देखिए आप, यहाँ पे उसने W पैटर्न बनाया था और यहाँ पे फिर से एक W बनाया था। आप कोई भी स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लगा के देख सकते हैं कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम एक तो W पैटर्न बनेगा या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। यहाँ पे फिर से एक W बन रहा है, ये यहाँ पे बड़ा फॉर्मेशन, इसे हम स्टेज 1 का बेस कहते हैं। जो भी स्टॉक आपको खरीदना है वो हमेशा आपको एडवांसिंग स्टेज में खरीदना है, राइजिंग मूविंग एवरेज के पास खरीदना है। यहाँ पे फिर से एक W दिख रहा है आपको। दीज आर द एंट्री एरियाज, यहाँ पे आप अपनी एंट्री जो है वो वर्कआउट कर सकते हो। HFCL में अगेन यहाँ पे एक W बना है और फिर जब भी स्टॉक यहाँ पे आ जाए और आपका RS जो है वो पॉजिटिव रहेगा 3 से 6 महीने के लिए, तब जाके आप इस स्टॉक को खरीद सकते हो। स्पाइक में अगर आप देखो तो यहाँ पे अगेन ये स्टेज 1 बेस है और यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड हेड एंड शोल्डर उसने बनाया है
और ये सारा का सारा जो 1-1.5 साल का बेस है उसे हम स्टेज 1 बेस कहेंगे। और जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट देता है हम नियर मूविंग एवरेज कुछ एंट्री एरियाज ढूंढ सकते हैं। अगेन सीसीएल में आप देख सकते हैं कि ये एक हेड एंड शोल्डर बनाया है और जैसे ही हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेक होता है वो स्टॉक जो है वो स्टेज 2 में चला जाता है। फिर से आप यहाँ पे एक स्टेज 1 बेस देख सकते हैं जहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है। हमने जो एंट्री लिया था वो यहाँ पे लिया था और राइजिंग 40 SMA के पास लिया था। आरएस आप देख सकते हो कि ये आरएस जो है वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव था और जैसे ही एंट्री लिया आपको आसानी से एक 100-150% का मूव जो है वो मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और अगर स्टॉक घूम भी जाता है तो हमें 20 से 30% का नुकसान हो सकता है, लेकिन हम इतने नुकसान तक बैठेंगे नहीं। उसके पहले कैसे निकलना है और आरएस नेगेटिव होते ही हम जब निकलते हैं तो कैपिटल मैनेजमेंट जब हम करेंगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो में से हमारा 2 या 3% ही लॉस हो जाएगा अगर स्टॉक यहाँ से घूमता भी है तो। अगेन यू कैन सी यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया है, यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाया है। बट सिर्फ मूविंग एवरेज लगा के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन से स्टेज में है और डिक्लाइनिंग स्टेज में जब आता है तो हमें कब निकलना है। आरएस जब नेगेटिव होगा तो उस स्टॉक में हमें बिल्कुल नहीं रुकना है, इमीडिएटली आपको उस स्टॉक से निकलना है। जब भी स्टेज 3 आता है एक बात आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वोलेटिलिटी जो होती है वो सबसे हाई होती है और स्टेज 1 में वोलेटिलिटी जो होती है वो सबसे कम होती है। तो ये इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी वोलेटिलिटी बढ़े तो हो सकता है स्टॉक जो है 100, 200, 400% भागने के बाद स्टेज 3 में चला जाए और वहाँ से स्टेज 4 में वो चला जा सकता है। यहाँ पे अगेन यूफ्लेक्स का स्टॉक है। यहाँ पे स्टेज 4 के बाद स्टेज 1 से स्टेज 2 में अभी ये स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। जब तक आरएस पॉजिटिव है तब तक हम उस स्टॉक में बने रहेंगे और जैसे ही आरएस नेगेटिव हो जाता है हम उस स्टॉक में से निकल जाएंगे। तो आइए एक बार फिर से हम समराइज करें कि आज हमने क्या सीखा और आगे Q&A सेशन में हम क्या सीखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने स्टेज आइडेंटिफाई करना सीखा जहां पे हम सिर्फ एक सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 40 पीरियड के सिंपल मूविंग एवरेज को यूज कर रहे हैं और उसे हम यूज करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। इसे भूलना मत, नहीं तो आप डेली पे अगर देखने जाओ तो वहां पे फ्लक्चुएशन जो है वो ज़्यादा दिखेगा। तो हमें जब भी स्टेज एनालिसिस करना है वो हम वीकली टाइम फ्रेम पे ही करेंगे। तो जैसे ही 40 SMA अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है, उसका जो स्लोप है वो अगर नीचे की तरफ है तो हम उसे स्टेज 4 कहेंगे और जैसे ही वो फ्लैट होता है और ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है तो ये स्टेज 1 हमारा कंफर्म होता है। और ये मूविंग एवरेज जैसे ही ऊपर जा रहा है एडवांसिंग फेज में है तो हम इसे स्टेज 2 कहेंगे और फिर से ये अगर फ्लैट होता है तो हम इसे स्टेज 3 कहेंगे अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आया तो। लेकिन अगर यहाँ से फिर से ऊपर चला गया तो ये स्टेज 3 नहीं, इसे हम स्टेज 1 ही कहेंगे क्योंकि ये इसका कंटिन्यूएशन होने वाला है एंड अगेन स्टॉक जो है वो स्टेज 2 में चला जाएगा। लेकिन स्टेज यहाँ से अगर वो नीचे की तरफ आता है तो हम इसे स्टेज 4 कहेंगे। हमें इस स्टेज को इग्नोर करना है, इस स्टेज को इग्नोर करना है, इस स्टेज को इग्नोर करना है। हमें जो ट्रेड लेने हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टेज 2 पे ही लेने हैं। अब यहाँ पे पैटर्न्स क्या बनेंगे? स्टेज 1 में हमने देखा कि एक तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है या फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। डब्ल्यू पैटर्न जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में भी बन सकता है, ऊपर जाके प्रॉपर एक हेड एंड शोल्डर भी यहाँ पे बन सकता है, या फिर यहाँ पे डब्ल्यू का उल्टा एम पैटर्न भी बन सकता है, ठीक है। तो इन पैटर्न्स पे आपको टैप रखना है और इस स्टेज को आइडेंटिफाई करना है। एक बार अगर आप स्टेज 2 को आइडेंटिफाई कर सके और लो रिस्क एंट्री एरिया यानी कि हमेशा मूविंग एवरेज के नज़दीक एंट्री लेना है और आरएस जो है वो हमेशा जीरो लाइन के नज़दीक होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें अलाइन करके आप हर बार एंट्री लेते हो तो आपका एंट्री एरिया जो है वो बहुत ही लो रिस्क एंट्री एरिया रहेगा। और अगर आप कंटिन्यूसली स्टेज 2 में ही ट्रेड करते हो तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा बढ़ेगी और आप कभी भी गलत स्टॉक में नहीं बैठोगे, हमेशा एडवांसिंग स्टेज वाले स्टॉक में ही रहोगे, हमेशा आरएस की वजह से आउट परफॉर्मिंग स्टॉक में ही बैठोगे। यानी कि जो निफ्टी से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं स्टॉक में, हैपनिंग स्टॉक में आप हमेशा ट्रेड करते रहोगे। इससे होगा क्या कि आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा बढ़ेगी, आपका कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस जो है वो भी हाई रहेगा
और आप कभी भी जल्दी निकलोगे नहीं किसी भी स्टॉक में, प्रॉफिट में बने रहोगे जब तक ये स्टेज 2 में ये स्टॉक बना रहता है। तो इस तरह से स्टेज एनालिसिस और आरएस की मदद से आप अपने चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, और आप भी बहुत सारे चार्ट्स को देखना, उन्हें एनालाइज करना, सो दैट आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। क्यूएनए सेशन में हम और एक पैटर्न देखेंगे और ये भी देखेंगे कि बेस काउंटिंग क्या होता है और बेस काउंटिंग कैसे किया जाता है। थैंक यू।